नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ, जिसमें हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। और बहुत ही कम समय में हम पूरे 25 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ग्रेड एवं अंक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रवीणता स्तर यानी लेवल की बात की गई है। तो लेवल जो है कभी भी वह ग्रेड पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो साथियों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% या फिर 95%। तो यहाँ पर जो अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो 85% हिस्सा है, 85% वह दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और हम लोग जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, वह जो है दृश्य और श्रवण दोनों माध्यम से कर रहे हैं, यानी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता है या फिर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमको जहाँ भी नकारात्मक देखे उसको क्रॉस लगाना है, यानी विकल्पों को छांट लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा सकारात्मक है। प्रश्न सकारात्मक है तो हमको आंसर भी यहाँ पर सकारात्मक लगाना है, वह जो है बढ़ावा देता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या फिर अप्रभावित रहती है। तो जब किसी भी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होंगे और उन्हें अन्य कार्य के लिए विवश करेंगे तो उससे जो है उसकी क्षमता घटेगी न कि बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो यहाँ पर मूल्यांकन की बात की गई है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए जो कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, यहाँ पर सतत मूल्यांकन, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए या मत करिए, मगर वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक को समाज के सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो यहाँ पर जो है तीनों जो ऑप्शन है सकारात्मक है और प्रश्न हमारा सकारात्मक है, यानी राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा डी के साथ। ये सभी जो विकल्प हैं सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। ऑप्शन है समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अधिगम को सबसे उचित परिभाषा यहाँ पर कब मानेंगे, जब यहाँ पर जो है बिल्कुल ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे आपको सही दिखेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में विकास करना। तो जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी तो अधिगम होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कोई व्यक्ति पर प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। ऑप्शन है अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या फिर खुद करके। तो प्रभावकारी तरीके की बात की गई है, तो जब बच्चा जो है खुद करके सीखेगा तो वह जो है प्रभावकारी हुनर होगा। ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा हमारा डी के साथ।
अगला प्रश्न है, देखेंगे आपके स्क्रीन पर, वर्णमाला की पहचान कौन से वर्ष की आयु में शुरू होती है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है तो आप यहाँ पर 3 ही मारेंगे। राइट आंसर जो जाएगा डी के साथ। अगर 3 नहीं देता है तो 4, 5, 6 जो भी देता है उसको आप लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थी के सभी पक्षों को या फिर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो है अध्यापक को जानना चाहिए। राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। और आप सभी को बता दें कि अब जो है परीक्षा जो ऑनलाइन आपका जो परीक्षा हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, उसमें ऑप्शन आपको ऐसे ABCD नहीं दे रहा है, जबकि ऊपर नीचे 1, 3, 2, 4 ऐसे भी करके दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पर 1 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया। तो आपको ऑप्शन जो सही है उसको सही देख के यहाँ पर 3 मान लीजिए आपको सी वाला दे दिया है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, तो आपको ये 3 वाला वहाँ पर आपको जो है आंसर लगाना है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान देंगे। आज का जो पैटर्न है काफ़ी चेंज हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्वों निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। तो यहाँ पर जो है ईर्ष्या की भावना जहाँ भी दिखे निगेटिव है। समूह निर्देशन नहीं देना है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, यानी यहाँ पर जो इसका संबंध है वह अधिगम स्थानांतरण से है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बिल्कुल सकारात्मक ऑप्शन हमको यहाँ पर लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था को? तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसको जो है बच्चे यहाँ पर समूह भी बनाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और इसके साथ ही बाल्यावस्था की अवस्था कितने से होती है? 2 से 5 वर्ष होती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। शैशवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था यह जो है 18 के बाद होता है। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वातावरण का वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा है? यह जो है वातावरण के बारे में किसने यह परिभाषा दिया है? तो इसको आप बताएंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ, रॉस, एनॉस्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है रॉस का यह परिभाषा है। इन्होंने जो यह परिभाषा दिया है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है या फिर बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। पूरे 25 प्रश्नों को यहाँ पर ख़त्म करके ही वीडियो आपको छोड़ना है, यानी वीडियो छोड़ के आपको जाना नहीं है। वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है? तो यहाँ पे प्रश्न में कहीं भी भाषा के बारे में बोला नहीं गया है, बताया नहीं गया है। और यहाँ पर शारीरिक विकास से कोई मतलब नहीं। संवेदना जो है यह मानसिक विकास है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, गलत है, यानी प्रश्न नकारात्मक है, आंसर भी हमें नकारात्मक इसमें से ढूंढना है। जो सकारात्मक है उसे हमें छोड़ देना है। विकास रेखीय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऐसा भी पूछ सकता है कौन सा कथन सही है, आपको 3 गलत दे सकता है। विकास पूर्वानुमेय होता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। जबकि पूछा गया कौन सा गलत है, विकास रेखीय नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, वह निरंतर होता रहता है मगर रेखीय नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है ये सभी जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मांसपेशियों में वृद्धि, ये भी शरीर से संबंधित है। स्नायुमंडल ये भी शरीर से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा? तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आपको लगाना है। प्रत्यागमन, भिन्नता, समानता ये सभी जो है वंशानुक्रम के निकाय हैं, जबकि अभिप्रेरणा
वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, इसलिए राइट आंसर जाएगा डी के साथ। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मूरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेवी वाटसन। तो यह जो परिभाषा काफ़ी चर्चित है, बहुत बार आया भी है परीक्षाओं में। यह जो है क्रो एंड क्रो द्वारा दिया गया है। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था में बच्चे थोड़ा सा चालू हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं और होशियार हो जाते हैं, जिसमें जो है वह बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं और झूठ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी बाल्यावस्था के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग प्रश्नों को ख़त्म ही कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं, 5 प्रश्न और बचे हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो यहाँ पर शैशवावस्था की जो विशेषता पूछी गई है नहीं है, नकारात्मक प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो दूसरे पर निर्भर होते हैं बच्चे, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, मानसिक विकास भी तेज़ी से होता है, जबकि नैतिकता शैशवावस्था में नहीं होती है, यानी बच्चों में सोचने समझने की उतनी क्षमता विकसित नहीं होती है। इसलिए राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और साथियों आप लोग जो है वीडियो पूरा देखिएगा, हम आपको यहाँ पर पूरे 500 प्रश्नों को पूरा कराएंगे जब तक कि सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ पर भी पूछा गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो काफ़ी ये भी आपको उसी से मिलता जुलता प्रश्न जो है यह है, चिंतन की प्रक्रिया जो है शैशवावस्था में नहीं होती है। बच्चे जो है एकदम फ्री एंड आज़ाद होते हैं, यानी कि वह जो है बिना चिंतन के अपना जीवन जीते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, सीखने में तीव्रता भी होती है, अनुकरण करके भी बच्चे बाल्य शैशवावस्था में जो है सीखते हैं, परंतु उसमें चिंतन नहीं होता है। चिंतन तो तनाव और तूफान कब आता है? किशोरावस्था में। इसलिए जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? काल्सनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। तो यह भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है और परिभाषाओं से जो प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ, यानी हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास के बारे में यह परिभाषा हरलॉक ने दिया है। राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, बिग व हेस्ट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, यानी ये किसकी विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है? तो वह जो है किशोरावस्था के बारे में, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बिग व हेट ने जो है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन, यानी परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इस अवस्था में जो है सभी परिवर्तन होते हैं। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर प्रतिवर्ती। तो यहाँ पर जो निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह जो है मानव विकास का सिद्धांत है, जबकि प्रतिवर्ती यह जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। और इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामंजस्यीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति पर मूल रूप से आधारित है वह शिक्षा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो ये मनोविज्ञान का प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे सटीक और सकारात्मक आंसर है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। और इस साथ वीडियो जो है, इसी वीडियो के साथ यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। और आप सभी से हम चाहेंगे कि अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मगर जब तक आपका एग्ज़ाम है आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।